नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर से आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी मैं एस.एन. विनोद अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ आज की खास सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हालांकि पहली खबर जो पहली सुर्खी है आज फिर अग्निपथ को लेकर के है। अग्निपथ बिल्कुल आग आग और आग का ही निर्माण कर रहा है। लगभग पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन उसके खिलाफ शुरू हो गए। यह एक सवाल खड़ा करता है कि क्या यह मात्र संयोग है। इस संबंध में मैं संदर्भ में बताना चाहूंगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। कुरान, रामायण, हिजाब, हनुमान चालीसा और अब यह अग्निपथ, और इसमें सबसे जो गंभीर बात है वह यह कि भारतीय सेना शांत संयमित बिल्कुल अनुशासित सेना उसे राजनीति के मैदान में घसीट लिया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। राव साहब, यह इसे क्या माने? जिस तरह मैंने कहा कि शुरुआत हुआ कुरान से, फिर रामायण पर आ गए हम लोग, फिर हिजाब पर आ गए, फिर हनुमान चालीसा पर, और अभी यह अग्निपथ। यह क्या मात्र संयोग है या कोई सोची समझी किसी रणनीति के तहत इस तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं? आपने जो बताया कि ये सारे विवाद के बाद अभी नया जो विवाद आया है वो अग्निपथ का है। अग्निपथ जो है निर्णय, जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कोई बहुत सोच समझ कर, कोई स्टडी के बाद में, कोई कमीशन बनाने के बाद में, या कोई कमेटी बनाने के बाद में, या कोई एक्सपर्ट लोगों की राय लेने के बाद में लिया, ऐसा नहीं लगता मुझे। अब ये निर्णय आने के बाद में स्वाभाविक रूप से जो युवा वर्ग है उसमें असंतोष फैल गया, और इतना ज़्यादा असंतोष होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। सारे देश में इसके ऊपर बवाल उठ गया है, वायलेंस हो रहा है जगह जगह, ट्रेनें जलाई जा रही है, रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जा रहा है, और रेलवे स्टेशन और ट्रेन ये सबसे सस्ता टारगेट हो गया ऐसा लगता है, जो नहीं होना चाहिए। हालांकि देश की प्रॉपर्टी का नुकसान, राष्ट्रीय संपत्ति है, जो नहीं होना चाहिए, मगर सरकार इसमें कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। और बहुत सारे लोगों ने कहा इसको रोल बैक किया जाना चाहिए। हम लोगों ने भी कहा, हम लोगों ने लिखा भी है कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, मगर सरकार पुनर्विचार को तैयार नहीं है। और अभी जो सेना के जो लोग हैं, मिलिट्री के लोग जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग, इनको सामने कर दिया है कि अभी आप इसको डिफेंड करो। नहीं, मैंने जो कहा है, हाँ, ये पहली बार बताया, पहली बार राजनीतिक मुद्दे में, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल सही इसमें सेना को उतार दिया गया। अभी अगर इतना ही है तो रक्षा मंत्री स्वयं उनको सामने आना चाहिए, उनको डिफेंड करना चाहिए, या रक्षा राज्य मंत्री को डिफेंड करना चाहिए, या और कोई बीजेपी के बड़े नेता ने आकर बताना चाहिए कि निर्णय सही है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये आपने अनाउंस कर दिया, आपने इसको जाहिर कर दिया है, और अभी जवाबदारी जो है डिफेंड करने की, आपकी पॉलिसी को डिफेंड करने की जवाबदारी जो है सेना के तीनों अंगों को दे दिया है। अब वो तो सर्विस में है, वो तो सरकार की बात या उनका डिसिप्लिन जो है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल। मगर ये जो है वो वायलेंस को रोक नहीं सकते ना। इसके लिए राजनीतिक जो है नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री को स्वयं सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई ये जो निर्णय है आपके हित में है, और इसमें जो भी अगर आप उचित जो बदलाव चाहते हैं वो बताइए, हम इसके ऊपर चर्चा को तैयार है। मगर ये सारे लोग शांत हैं और सारी जवाबदारी जो है अभी इनके ऊपर ढकेल दी गई, सेना के तीनों अंगों पर, मिलिट्री के लोगों पर। ये तो गलत है। ये आपने जो बताया ये सारे विवाद, और अभी नया विवाद जो आया है, देश में एक बवाल उठ गया है। कभी ऐसा होना चाहिए कि देश अमन चैन शांति से रह रहा है,
ये विवाद खत्म नहीं हुआ कि दूसरा विवाद आ जाता है और फिर नहीं, से वही मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हाँ, वही- मैं वही वही- कर रहा हूँ कि यह जो निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्या ऐसा नहीं लगता कि देश को उलझा कर रखा गया है ताकि जो मूल मुद्दे हैं देश के सामने जिस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, जैसे महंगाई। अभी महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, देश का हर परिवार, क्या छोटा क्या बड़ा, हर परिवार इससे जो है प्रतिकूल रूप से Affected है। प्रभावित है। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। रोजगार कोई यह चर्चा नहीं। दोहराना ही होगा। 2014 में चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे प्रति वर्ष। आज 8 साल में 16 करोड़ बचे। उसकी जगह सच्चाई सामने यह है कि नौकरियां खत्म हुई हैं, लोग बेरोजगार हुए, इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो यह जो आशंका व्यक्त करे, एक जो प्रबुद्ध वर्ग है आशंका व्यक्त कर रहा है कि यह सुनियोजित ढंग से जानबूझ करके लोगों का ध्यान बटा रहे भटकाने के लिए। करके ऐसा कहे, क्या यह आरोप सही है? आपका बिल्कुल कहना सही है कि ये लोगों का ध्यान जो बर्निंग इश्यूज है, ये ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे गैस की कीमत है, महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, रोजगार है, या और भी कई मुद्दे हैं, उनसे हटाकर ये नए मुद्दे सामने लाते हैं और सारा ध्यान यहीं आ जाता है, इसी को समझाने में, इसी को बुझाने में, और ये शांत कराने में पूरा समय निकल जाएगा। और जबकि जैसे मैंने पहले कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता जो है, पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने या रक्षा मंत्री स्वयं या गृह मंत्री स्वयं या प्रधानमंत्री ने खुद आकर मीडिया से बात करना सामने आना चाहिए, टीवी में चाहिए। आना चाहिए, बताना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि ये जो अग्निपथ स्कीम है ये आपके भले के लिए है, और इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हो तो हमको बताइए, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। वैसा नहीं करते हुए अभी कल परसों ही आपने सुना भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने विवादित बयानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कह दिया कि हमारे बीजेपी के दफ्तर में इनको सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती करेंगे। ये तो मजाक है उन लोगों के साथ। एक तो मिलिट्री का आप अनादर कर रहे हैं, यानी मिलिट्री का आदमी जो है वो, उनको रोजगार मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो तो जाए। देखिए, यही कारण है, यह आशंका पहले भी व्यक्त की गई थी कि जिस तरह से 4 वर्ष की जो अवधि में आप जवानों की भर्ती करेंगे, 4 वर्ष के बाद वो क्या करेंगे, या आप बोल रहे हैं कि 25% को विभिन्न जगह उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाकी 75% करके, यह आशंका व्यक्त की गई थी। अब इसमें यह जो भ्रम जो पैदा हो रहा है, अब कई तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं कि हम ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, और ये पहले नहीं बताया, जब विवाद पैदा हुआ तब बता रहे हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प जो टिप्पणी आई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ठेके पर ये सेना में नौकरी देने की बात हो रही है, तो ऐसा करें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरे राजनीति करने के लिए वो ठेका पद्धति लागू कर दो और टेंडर निकालो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए। देखिए, इस स्तर पर हम आ रहे हैं। क्यों? चूंकि यह जो विवाद है, मैं बिल्कुल अनावश्यक सेना का जो स्पर्श किया गया नियुक्ति के मामले में लेकर के विवादास्पद प्रावधान के साथ, उससे यह आशंका प्रबल होती है, जैसे कि मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग यह चाह रहा है कि यह जानबूझ करके समाज में अराजकता पैदा करने के लिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं। आपने सही बताया। हम सबकी जवाबदारी है देश की, और देश चलाने वालों की जवाबदारी है कि सेना को किसी भी तरह से डिमोरलाइज ना किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो जो है, ये 4 साल की भर्ती वाले नहीं है, उनको बहुत एक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, उनका जज्बा रहता है देश के लिए लड़ने का, वो जज्बा लेकर वो लड़ते हैं, और पूरी खानदान चली आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में लोग रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बाहर से ये विदेश के लोग नहीं है, ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के जवान हैं। जिसको पूछो आप किसी को भी, उनके पिताजी, दादा, उनके लोग सब आर्मी में है, नेवी में है, इसमें एयरफोर्स में है। तो ये लोग जज्बा लेकर जब आते हैं तो उनकी आपको कदर करना चाहिए। ये आप ऐसे 4 साल का कोर्स ले लिया, अनाउंस कर दिया। अब उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, उनका ऐसा है कि उनका तो विषय है ये,
अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो भी सरकार के पक्ष में नहीं है ना, सरकार के साथ नहीं है, सरकार के विरुद्ध वाली पार्टी में है, और वो खुद एक राज्य के मुख्यमंत्री है। इसलिए उनका बयान जो है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए, उसी कॉम्प्लेक्स में लेना चाहिए, उसी कंसर्न इसमें लेना चाहिए कि अभी जो है आपने जो अनाउंस कर दिया, इसमें बहुत सारे अभी स्कोप है इसके अंदर बदलने का। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, रोल बैक करने के लिए कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कहा है इसको रोल बैक किया जाए, मगर सरकार, अभी मैंने देखा है कि सरकार बहुत सारी अपनी उपलब्धियों के लिए फुल पेज विज्ञापन देती है। आप एक फुल पेज विज्ञापन दीजिए, उसमें लिखिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या आप बताने वाले हैं। ये जो रोज आप नया नया अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ भर्ती करेंगे, आपको यहाँ हम रोजगार देंगे, हमको इस खाते में आपको आप बहुत सारी सुविधाएं बता रहे हैं, तो ये आप एक विज्ञापन दीजिए ना फुल पेज। रोज प्रधानमंत्री के फोटो के साथ कोई ना कोई अखबार में या विज्ञापन रहता है या कोई मंत्रालय का विज्ञापन रहता है। अच्छी बात है, विज्ञापन आना चाहिए, क्योंकि अखबारों के लिए विज्ञापन भी जरूरी है और आपकी बात पहुंचाने के लिए भी जनता को। पर ये आप इसमें एक विज्ञापन दीजिए ना, फुल पेज विज्ञापन दीजिए सारे देश के अखबारों में कि अग्निपथ के फायदे क्या है और आपको कैसे वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अग्निपथ सही है। लबोलुबा भी है कि सरकार चाहे जितना दावा करे कि 2 वर्षों के विचार मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया, लेकिन सारे तथ्य इस बात की चुगली कर रहे हैं कि यह कहीं किसी कोने में बैठकर आनंद फानंद में लिया गया निर्णय। बिल्कुल, इसके प्रॉस एंड कॉन्स की जानकारी स्वयं नीति निर्धारकों को नहीं थी। समाज में असंतोष पैदा होगा वो अच्छी तरह जानते थे और शायद वो यही चाहते थे जो ऐसा हो रहा है, मूल मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए विवादास्पद योजनाओं को सामने ला करके देश को उसमें उलझा देना। बहस करते रहो, विरोध करते रहो, प्रदर्शन करते रहो और मुद्दों से हट जाइए। और इसमें जो सबसे खतरा जो है, जैसे मैंने कहा कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ये बाद में इसमें वो हिंसा का प्रवेश हुआ। तो ऐसी स्थिति जब पैदा होती है, सभी जानते हैं, तब असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे प्रदर्शनों में वो शामिल हो जाते हैं, उन्हें एक अवसर मिल जाता है। तो ऐसी स्थितियों को काबू पाने, जैसा आपने ठीक कहा, यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, राज्य सरकार की होती है कि उसको नियंत्रण में लावे। और ऐसा दिखाता, देखें, हम लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह की हिंसा की जो घटनाएं हैं वो समाप्त हो। लेकिन जैसा राव साहब ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि सरकार को सामने आना चाहिए पूरी स्पष्टता के साथ कि ये ऐसी योजना है जिससे सबों को फायदा मिलेगा, ये हुआ है। और इसमें सेना को अलग रखें, सेना के तीनों पदाधिकारी को सामने ला करके, मीडिया के सामने ला करके, ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। सेना को अब तक राजनीति से अलग रखा गया, ये सारे राजनीतिक निर्णय हैं, सरकार उसके लिए है। जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री वो सामने आवे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। और अब सरकार की ओर से कह दिया कि योजना तो लागू होगी, किसी भी हालत में विड्रॉ नहीं होगा। ये कह दिया कि अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो जा रहा है। तो हम यही कामना करें कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। और अगर इस योजना में फायदे हैं, युवाओं को फायदे हैं, तो सरकार उसे स्पष्ट करे, सामने आ करके स्वयं प्रधानमंत्री आए, नहीं तो रक्षा मंत्री आए। सेना के अधिकारियों को इससे अलग रखें। सेना के अधिकारी आदेश मानने वाले अनुशासित सेना के अधिकारी हैं, वो तो वही कहेंगे जो सरकार करेगी। खैर, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसमें एक आखिरी का एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने जैसा भी जिक्र किया कि आप एक फुल पेज विज्ञापन दीजिए। बिल्कुल, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री अपनी बात जो है जनता को पहुंचाने के लिए मन की बात का सहारा लेते हैं। कल का रविवार का दिन था, वो मन की बात में ये बात लोगों तक पहुंचाते, क्योंकि उसको बहुत लोग सुनते हैं, उसको आप पब्लिसिटी भी देते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास दूरदर्शन है, रेडियो है, आप इसके सहारे अपनी बात कहने का अधिकार है आपको। तो ये कल आप इस मुद्दे पर, रविवार का दिन था, इस हिंसा के दौर में ये जो बवाल मचा हुआ है, इसके दौर में अगर कल उनकी कुछ बात अगर सामने आती मन की बात में, तो शायद हो सकता कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचती है।
उसका असर होता कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर कम से कम अपनी बात तो कहने का आपको मौका था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अपने यहाँ हो क्या रहा है रणनीति कर। आपने रविवार की बात की और प्रधानमंत्री की, हालांकि विषयांतर होगा, लेकिन एक प्रसंग की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा। आज सारे अखबारों में एक तस्वीर छपी है और मीडिया कल टेलीविजन दिखाएगा। प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रगति मैदान में कार्यक्रम में जाते हैं, वो टनल का निरीक्षण कर रहे हैं तो उन्हें कुछ कचरा दिखाई देता है और एक खाली बोतल। प्रधानमंत्री उसे उठाते हैं, हटाते हैं और प्रचार होता है कि स्वच्छता प्रेमी प्रधानमंत्री ने खुद सफाई की। याद दिला दूं, कुछ वर्ष पहले समुद्र किनारे सुबह टहलने निकले थे प्रधानमंत्री, वहां भी उन्हें एक खाली बोतल दिखाई दिया था, उन्होंने उसे उठाया था और ऐसा ही प्रचार हुआ था। इस तरह से आज प्रचार होगा कि स्वच्छता प्रेमी प्रधानमंत्री ने खुद सफाई किया। सारे खबरिया चैनलों में दिखाएगा, अखबारों में आज तस्वीर है। अब यहाँ जोसेफ साहब एक सवाल उठता है, सभी जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं उसके पूर्व उस पूरे परिसर का जहां उनको जाने होता है उसके जो है सिक्योरिटी जो है जांच करती है, सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, जांच करती है, एक एक चीज दिखाया जाता है। वहां पर बोतल मिल जाता है, कचरे मिल जाते हैं। क्या यह मात्र संजोग है या वही जो आपने कहा कि प्रचार की ललक, और यह ललक अगर हमारे देश भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री में हो तो क्षमा करेंगे, वही होगा जो आप कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता है। ये रहा, अब आगे बढ़ते हैं। कल अब हम फिर दूसरी सुर्खी को बढ़ाते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। अभी तक सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है, जबकि विपक्ष की ओर से हालांकि उन्होंने भी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ नामों पर चर्चा की खबरें आ रही हैं। उसमें अन्य नामों के अलावा एक नाम हमारे अपने शहर के और अभी पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित के भी हैं, और 4-5 नाम आए हैं शायद सत्ता पक्ष की ओर से उनको बनाने की बात हो रही है। और आनंदीबेन का भी नाम आ रहा है फिर उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन कहना कुछ बड़ा मुश्किल है अभी आप देखिए किस रूप में, चूंकि यह जो वर्तमान जो शासक है हमारे, विशेष करके जो नीति निर्णायक है, उनकी सोच के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वो अंतिम क्षण में कुछ भी करते हैं। लेकिन यह चूंकि राष्ट्रपति पद के मामला है, गरिमापूर्ण पद है, महत्वपूर्ण पद है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर वो दोहराना ही होगा कि इस पर पक्ष विपक्ष दोनों में मतैक्य हो और किसी एक नाम पर सर्वानुमति बने, इस पर कोई चुनाव नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, वो किसी एक पक्ष का नहीं होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऐसे में कुछ नामों का आना और सत्ता पक्ष द्वारा अभी तक मौन साधना, चूंकि आधिकारिक कुछ नहीं, आपको क्या लगता है कि अंतिम क्षण में, जैसे कि आदत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सरप्राइज देना, कुछ ऐसा सोच रहे हैं क्या वो? राष्ट्रपति चुनाव के दर की जब चर्चा चल रही है तो वैसे स्ट्रैटेजी के हिसाब से सत्ता पक्ष की ओर से नाम सामने नहीं आना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक बार अगर नाम सामने आता है तो लोगों को लगने लगता है कि शायद ये सरकार का मन हो गया है, ये सरकार ने मन बना लिया है, इनके बारे में विचार किया जा रहा है, XYZ जो भी है उम्मीदवार के बारे में। हालांकि विपक्ष ने अपने 2 नाम तय किए थे पिछले उनकी मीटिंग में, जब ममता बनर्जी ने पहल की थी, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का, मगर उसमें फारूक अब्दुल्ला ने अपनी असमर्थता बताई है और वो अभी उनका ध्यान है पूरा जम्मू कश्मीर में लगाना चाहते हैं। अब बचे हैं गोपाल कृष्ण गांधी, क्षमा करें। और अभी 21 तारीख को शरद पवार इस मीटिंग को सेकंड राउंड जो है वो करने वाले हैं, ये जवाबदारी उनकी है इस बार, और फिर से नामों पर चर्चा होगी। और अभी गांधी
का नाम आगे बढ़ता है या और कोई तीसरा उम्मीदवार सामने आता है, ये मालूम नहीं। इस बीच जैसा आपने बताया, कुछ नाम आज अखबारों में छपे हैं, जिसमें हमारे लिए, हमारे सबके मित्र रहे हैं। आज पंजाब के गवर्नर रहे, इससे पहले आसाम और तमिलनाडु के भी गवर्नर रह चुके हैं, श्री मनोहर लाल जी पुरोहित। साथ में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं विद्यासागर राव, तेलंगाना के नेता बंडारू दत्तात्रेय और थावरचंद गहलोत, ये ऐसे 4 नाम आज सामने आए हैं। ये आधिकारिक रूप से कहीं पर भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है या सरकारी हलचलों में कहीं नाम नहीं आया है। और उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आनंदीबेन पटेल का नाम सामने आ सकता है, मगर इसके ऊपर से कोई भी अभी प्रतिक्रिया आई नहीं है सरकार की तरफ से। और शायद मोदी जी जर्मनी के दौरे पे जाने वाले हैं, उसके पहले कुछ नाम वो फाइनल करके बताकर जाएंगे। ये जब तक तय हो जाएगा ऐसा लगता है, हालांकि अभी समय है, 18 जुलाई को चुनाव होने हैं, उससे पहले इसी महीने के अंत तक कुछ शायद नाम फाइनल हो जाएंगे। जैसे 21 तारीख को अपोजिशन का होता है तो सरकार की तरफ से भी कोई नाम, मगर जैसा आपने बताया कि सब लोगों को मिलकर कंसेंसस से बनाना चाहिए, किसी एक नाम पर, किसी एक नाम पर चर्चा होनी चाहिए, किसी एक नाम पर ही केंद्रित किया जाना चाहिए सारा पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर, पक्ष को। तो इसकी सारी जवाबदारी जो है वो रूलिंग पार्टी की, सत्ता पार्टी की, सत्ता, बिल्कुल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपको दोनों पार्टी को, दोनों लोगों को, आप अपोजिशन को, रूलिंग पार्टी के भी घटक है, घटक दल है, अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है ये, और वैसे अपोजिशन के लोग हैं, इनको सबको मिलके अनौपचारिक या जो भी चर्चा है करके आपको कोई नतीजे पे फाइनल आना चाहिए। और कोई नाम जो है जो सर्वानुमति से जिस सबको मान्य हो, ऐसा नाम अगर सामने आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव ना हो ऐसी हमारी अपेक्षा है, लोगों की अपेक्षा है कि सर्वानुमति से चुना गया उम्मीदवार मतलब इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऐसा माना जाएगा। बिल्कुल। और उसमें कोई किसी को रंजिश नहीं रहेगी, किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी कि ये सरकार के पक्ष में जा रहा है या सरकार के विरोध में जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है और वो सबके लिए मान्य है, सबके लिए आदरणीय है। इसलिए ये जो नाम आपने आज गिनाए, हम लोगों ने अभी चर्चा की है, इसके अलावा सरकार के पास और कोई नाम हो तो सरकार ने इसको फाइनल करना चाहिए। और अपोजिशन के लोगों से, जैसा कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शरद पवार साहब से, ममता बनर्जी से और इन लोगों से बात किया है, तो अभी देखना होगा कि ये लोग क्या तय करते हैं। और 21 तारीख की जो मीटिंग विपक्ष ने बुलाई है शरद पवार साहब के अगुवाई में, उसमें लेफ्ट पार्टी की ओर से पहली बार सीताराम येचुरी जो पिछली मीटिंग में नहीं आ पाए, उन्होंने भी आने की सहमति दिखाई है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ये दो अलग अलग पोल्स अपार्ट है, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। और ये अच्छी बात होगी कि अगर वो आते हैं, उनका क्या वजूद है ये तो मालूम नहीं है, मगर लेफ्ट पार्टी भी ममता जी के साथ में है और ये सब मिलके कोई तय करते हैं और सरकार की तरफ से कोई नाम आता है और उसके ऊपर कोई सहमति बनती है, बहुत अच्छा होगा ये। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लबोलुबा भी है कि बेहतर ये हो, राष्ट्रहित में होगा कि किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बने, पक्ष विपक्ष दोनों उस पर तैयार हो और इस पर कोई चुनाव नहीं हो, निर्विरोध राष्ट्रपति का चयन होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम चलते रहते हैं। फिर एक बार विधान परिषद चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र में फिर दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है। राज्यसभा की तरफ सीटें 10 हैं, उम्मीदवार 11 हो गए। जाहिर है कि इसके लिए अब मतदान होंगे और फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह 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 जो होते हैं, उलटफेर, ये सारी इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। राव साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि यह जान, जैसे कि एक उम्मीदवार अतिरिक्त देने के बाद ये जानकर, चूंकि चुनाव हो, निर्वाचन हो, तो यह तो सोची समझी रणनीति के तहत हुआ कि चलो जो निर्दलीय विधायक हैं, जो मतदाता हैं,
और भी जो लोग हैं दूसरे पक्ष के, खरीद फरोख्त का बाजार थोड़ा गर्म हो, है ना, आर्थिक रूप से एक खास वर्ग लाभान्वित हो। क्या इस सोच के साथ, इस समझ के साथ इस तरह के महत्वपूर्ण चुनाव कराए जाते हैं? इस बार का जो चुनाव है विधान परिषद का, जो आज दिन भर मतदान होने वाला है और शायद हमारा ये प्रसारण होने तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। जी हाँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि उम्मीद है, एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा किया है। हालांकि उनके पास 15 वोट कम है और जहां दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने इस बार पूरी ताकत लगा दी है कि वो उनके मतों का विभाजन ना हो, राज्यसभा की पुनरावृत्ति ना हो, राज्यसभा की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन जो उनको हार का सामना करना पड़ा राज्यसभा में, एक उम्मीदवार उनका जब हार गया, तो वो स्थिति ना हो, दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए आज उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों अपने अपने खेमे में पूरी तरह से निश्चिंत है कि शायद जीत उनको मिलेगी। और इस बार जो निर्दलीय विधायक थे उनकी भी नाराजगी शायद कुछ दूर हुई, ऐसा हमारा इम्प्रेशन है। ये तो शाम तक ही मालूम पड़ेगा क्या है, मगर इस बार लगता है कि शायद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों से बात कर ली है और उनकी नाराजगी या जो भी है उनका मन अपनी ओर करने में सफल हुए हैं। ये तो शाम तक मालूम पड़ेगा। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस और उनके साथी इस बात से बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि उनका जो एक अतिरिक्त उम्मीदवार है प्रसाद लाड़, वो शायद चुनकर आए। ये हम दर्शकों को शाम तक इस रिजल्ट आने के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बहरहाल आज के प्रेस क्लब में इतना ही। आज इसे विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई सुर्खियों पर, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।